हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र, आप सभी का धर्मेंद्र मैथ्स में बिल्कुल स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस पढ़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करने चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग जो एग्जाम आपके लिए आने वाले हैं, जैसे बात करूँ सीईटी का एग्जाम आपके लिए आने वाला है, रीट का एग्जाम खासकर आने वाला है, ये एग्जाम एसएससी के एग्जाम आप देने वाले हैं। तो किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं और किस अप्रोच से उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उस तरीके को मैं लेकर इस वीडियो में आया हूं। और मैं ये चाहूंगा कि अगर आपको ये तरीके अच्छे लगते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे नोटिफिकेशन प्राप्त होगा आपको आने वाले वीडियोस के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम से पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकूं। तो ये सब वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मैं ज़्यादा टाइम खराब करूंगा नहीं, बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, तो वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो आप सभी का पहले क्वेश्चन के लिए स्वागत है, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप सभी पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे साथ, और हम मिलकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है। देखो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। एक फुटकर विक्रेता विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है कि 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए। यानी 3 तो आप खरीदिए, यानी 3 का पैसा दीजिए, और 2 मुफ्त आपको पाने हैं, तो परसेंट क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा भी होगा एग्जाम के अंदर। मोस्टली एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अब अधीनस्थ बोर्ड ने भी, बिल्कुल अधीनस्थ बोर्ड जो नीट का एग्जाम और साथ ही इस बार सीईटी का एग्जाम भी लेने वाला है, वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखो, यहाँ पर कितनी वस्तुएं, कितनी कमीजें फ्री हैं आपको। 2 कमीजें आपके यहाँ पर फ्री है, और कितनी आपको खरीदनी पड़ रही है, यानी 3 का आपको पैसा देना पड़ रहा है। बट अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर अगर हम बात करें, तो आपको 2 कमीज यहाँ पर फ्री मिली है दोस्तों। कितनी कमीजों पर? 5 कमीजों पर। तो ये इसका शॉर्टकट होता है। ठीक है, 2 कमीज फ्री डिवाइडेड बाय टोटल 5 गुणा 100 करेंगे। यहाँ पर इसका मान आएगा बेटा 40%। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो ये 40% इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको अगर हम मेथड से देखें, ये मेथड से इसको कैसे कर सकते हैं वो भी हम समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर दुकानदार के हिसाब से बात करें, तो उसने माना कि एक कमीज का अंकित मूल्य, मैंने मान लिया जैसे एक कमीज का मार्क प्राइस कितना है, 1 रुपये, और मेरी दुकान से 5 कमीज गई है, तो 5 का अंकित मूल्य क्या होगा, 5 का अंकित मूल्य 5 होगा। लेकिन दुकानदार को कस्टमर कितनी वस्तुओं का पैसा देगा, कितनी कमीज का पैसा देगा, 3 का। तो इसका मतलब 5 उसको देनी पड़ी, पर उसने पैसा कितने का, कस्टमर ने पैसा कितने का दिया, 3 का। तो उसको डिस्काउंट कितने रुपए का मिल गया, एक तरह से 2 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। 2 का डिस्काउंट किस पर, 5 पर। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 40%। इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह से पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। तो ये जो सीरीज है, मैं 35 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 35 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब देखो, क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन के साथ आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, जिससे आप क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है। यानी स्तंभ की बात कर रहा है, त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है, इसका मतलब बेलनाकार शेप है। आगे क्या कह रहा है, इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया है। तो कई बार हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि सर इसका आयतन निकालें या क्षेत्रफल निकालें। वैसे तो अगर आपने फंडामेंटल क्लियर किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल है कि आयतन है। लेकिन आप इसकी यूनिट से आइडिया लगा सकते हैं। देखो, यहाँ पर यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब यानी क्यूब जो यूज होता है वो आयतन के लिए क्यूब यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, आयतन के लिए यूज होता है। क्योंकि जब हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में स्क्वायर यूज होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं है, यह क्या है, आयतन है। वैसे तो क्लियर है, सामग्री का उपयोग करना है। डेफिनेटली जब स्तंभ बनाना है, तो उसमें कितना मटेरियल भरा जाएगा उसके बारे में बात कर रहा है। तो बेलन का आयतन हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर पाई का मान 22/7 ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय त्रिज्या कितनी है, 11 गुना यहाँ पर ऊंचाई यानी 21। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से जो हमारा मान आएगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन है। लेकिन अब मान लीजिए आपको कभी भी अपने ऑप्शंस में लग रहा है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप एक काम करिए, आप अपने ऑप्शन को 11 के मल्टीपल में चेक करिए। देखिए कौन सा मल्टीपल, कौन सा ऑप्शन 11 के मल्टीपल में। जरूरी नहीं है सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल हो, क्योंकि 11 का मल्टीपल 22 है ना। यहाँ पर एक तो सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एक तो आपको कैलकुलेशन कर सकते हैं आप यहाँ पे। बाकी आप देखो, उसको काटो, ये 3 कट गया। तो यहाँ पर जो नंबर है वो 11 के मल्टीपल भी होने चाहिए। वो भी कितनी बार, एक बार, दो बार, 3 बार, और यहाँ पर 3 दूनी 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए। यानी ऐसा नंबर जो यहाँ पर सम भी होगा, 3 का मल्टीपल भी होगा, 11 का मल्टीपल भी होगा। तो ऐसा जो ऑप्शन होगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल देखो पहले। यहाँ पर आपने देखे 7 और 9 16, 16 और 8 24, और 6 30, ये मल्टीपल है। और यहाँ पर अगर एक बढ़ गया तो 31 हो गया, ये मल्टीपल नहीं है, ये काम का नहीं है, है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें, तो 7 और 9 16,
16 और 8 24, 24 और 9 33, ये मल्टीपल हो सकता है, लेकिन ये एक सम संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको चेक करना सिखा रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आंसर वही आएगा। इसके बाद हम बात करें 7 और 8 15, 15 और 8 और हमारे पास हो गया 23, 23 और 6 29, तो ये तीनों आंसर हमारे नहीं है। आंसर बचा कौन सा? ऑप्शन ए। ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डेफिनेटली क्या आएगा? ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए, मैंने बिना कैलकुलेशन बिना किए मैंने इसका आंसर निकाल लिया। आप चाहें तो कैलकुलेशन करिए, आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसी का है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य है? 42 से, यानी अब देखो हम जो नियम पढ़ते हैं वो लास्ट 11 13 17 तक के हम नियम याद कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें जैसे 42 के हम जब नियम याद नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं? 42 को सहअभाज्य संख्या में तोड़ देते हैं, इसमें ब्रेक करते हैं सहअभाज्य संख्या में। तो 42 किसका मल्टीपल होता है? 6 गुणा 7 का, यानी अगर कोई संख्या 6 और 7 की मल्टीपल है तो डेफिनेटली वो संख्या 42 की मल्टीपल होगी, क्योंकि 42 से पूर्णतः डिवाइड होगी। अभी पिछले क्वेश्चन में लॉजिक बताया, और यहाँ पर 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है 2 गुणा 3। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 42 का मल्टीपल होने के लिए उसको 2 का, 3 का और 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको कैसे ईजी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो वो संख्या 2, यानी सब संख्या है, बिल्कुल मेरा सारा ऑप्शन हमारे काम के है। 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है? 3 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, ये मल्टीपल है। ठीक है, इसकी बात करें, ये हो गया 7 और 2 9। बाकी आप साथ में चेक भी कर सकते हो कि 7 का मल्टीपल भी है क्या। देखो 7 से 21, 7 चौक 42, 7 का भाग नहीं जा रहा आगे, यहाँ पर 7 एकम 7 42, 252 में तो जाएगा ही जाएगा। 252 जो होता है 7 का मल्टीपल है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। पर 252 के बाद 12 में 7 का भाग नहीं जाता, 44 में नहीं जाता, 32 में नहीं जाता। आंसर कौन सा बचा? ऑप्शन डी का राइट आंसर है। ये लो, बिल्कुल आप सोच के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। सब में 252 था, क्योंकि 252 तो मल्टीपल होता ही है 7 का, आगे भाग नहीं जाएगा, तो जो भी नंबर 42 से मल्टीपल होगा वो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए किस तरह आसान तरीके से हमने किया इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। ये कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये काफ़ी हद तक एसएससी के पिछले एग्जाम्स में पूछा गया, और हमारे आने वाले जो एग्जाम्स है भविष्य में जो हम बात कर सकते हैं, तो मोस्टली हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बच्चे इस जो बार लगा हुआ है इसका मीनिंग नहीं समझते। तो इस बार का मीनिंग क्या होता है? देखो 9 में से 3 गया तो बचेगा 6, ये पूरा अपने आप एक ब्रैकेट होगा, ये हो गया 6। अब इस 6 की बात करें, 15 में से 6 गया तो बिल्कुल यहाँ पर 15 में से 6 घटते ही यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा? 15 में से 6 घटते ही 9 बच गया, तो 20 में से 9 गया तो बचेगा बेटा 11। ठीक है, अब 10 में से 11 घटाओगे तो बचेगा माइनस का 1, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो प्लस का 1, यानी 10 का राइट आंसर है। ठीक है, सीधा सीधा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया। हम लोगों ने क्या किया? पहले 9 में से 6 घटाया, ये ब्रैकेट का काम करेगा, यानी छोटे ब्रैकेट के भी अंदर एक ब्रैकेट है, उसके लिए हम बार लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बहुत सिंपल था, आप कर सकते हैं। आगे भी क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, ये चुनाव वाले क्वेश्चन तो काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल चलता रहता है। मतलब पूरे साल में कहीं ना किसी न किसी राज्य में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, भले ही आप स्पीड बढ़ा के देखिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों से जरूर शेयर करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, रवि को कुल वैध मतों का, वैध मत यानी अवैध के बाद जो बचेंगे वो वैध मत है, अब 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की संख्या 6000 थी, यानी 6000 कुल मत थे, 25% मत अवैध थे, तो अन्य उम्मीदवार कौन है? सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए? इसका मतलब सीधा सा ये है कि भाई 6000 टोटल वोट है हमारे पास, उस 6000 में हमारे 25% वोट क्या थे? अवैध थे, यानी इसका बचा कितना? 75%। 75% का मतलब होता है 3/4। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4, मैंने सीधा लिख दिया। उसके बाद रवि को कितना प्राप्त हुआ था? रवि को 65% प्राप्त हुआ था, बचा कितना? 35%। ये 35% किसको प्राप्त होगा भाई? ये 35% प्राप्त होगा किसको? सुशील को। यहाँ पर इसका मल्टीपल चेक कर लीजिए। चलिए जो भी आंसर होगा कैलकुलेट कर लेते हैं। जरूर नहीं हमेशा ये, वैसे 35 का मल्टीपल यानी 7 का मल्टीपल होना जरूरी है। ये 7 का मल्टीपल है ना, देखो 2 जीरो तो कट गई, बिल्कुल कट गई। 4 से कट गया 15 बार। ठीक है, यानी नंबर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, सारे नंबर 5 के मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल भी चेक करो, तो या तो कैलकुलेशन करो या फिर 3 का। तो बहुत सारी चीज़ें डिविजिबिलिटी के रूल्स पर भी आप कर सकते हैं। जैसे 3 के मल्टीपल की बात करें, ये 15 25 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 3 के मल्टीपल की बात करें, 15 27 ये मल्टीपल नहीं है। की बात करें 15 12 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ये 3 का मल्टीपल है। मैंने कुछ नहीं किया, देखो आप अपने आप देख लो कि मैंने बिना कैलकुलेशन के इसका आंसर निकाला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। तो 15 थी 45, 45 गुना 35 करेंगे। देखिए 35 गुना 5 होता है 175, कैरी 17 हो जाता है हमारे पास। ठीक है, और बिल्कुल 140 और
बिल्कुल 1575। और मैंने आपको जो तरीका बताया उससे मैंने कैलकुलेशन की थी, देख लीजिए कितना आसान तरीके से हमने कैलकुलेशन की। तो काफ़ी हद तक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कैलकुलेशन के बेस पर आधारित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर लिखा हुआ वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का 2 पाई आर एच, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लियर मेंशन बोल रखा है उसने कि पाई का मान 3.14 लेना है। अब वजह मैं आपको बता दूं 3.14 कब लेना है और आपको 22/7 कब लेना है। जब क्वेश्चन में वैल्यू 7 के मल्टीपल में है तो बेटर है, कोशिश करिए 22/7 लीजिए। अगर वैल्यू 10 के मल्टीपल में, जैसे यहाँ पर अपने पास त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, 5 और 4 है, तो 4 और 5 अपने को बोला गया है, तो ये मल्टीपल 10 के मल्टीपल में है, तो कोशिश करिए आप क्या लीजिए, यहाँ पर 3.14 लीजिए। तो ये हो गया 20, 20 दूनी 40, तो 3.14 गुणा 40 आप करेंगे तो इसका आंसर निकल सकता है बिल्कुल 14 चौक 56, 3 चौक 12, तो 125 के आसपास आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन ए का राइट आंसर है। ये लीजिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा सा। चलिए कैलकुलेशन भी आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये फिर सरलीकरण का क्वेश्चन है, सरलीकरण करना है और वैसे ही बार वाला कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, तो इस बार को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, समझ लेते हैं। देखो पी का पी माइनस, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, पी पी माइनस, अभी ये पूरे पे ब्रैकेट है, पी भी खुलेगा और क्यू भी खुलेगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो दोनों को माइनस में, ओके, माइनस 3p माइनस पी माइनस, अब इसके ऊपर क्यू है, बार है, क्यू को खोलेंगे तो क्यू आएगा माइनस का और पी हो जाएगा किसका, प्लस का हो जाएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास ये खुल चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो कुछ सॉल्व हो रहा है, तो देखो पी से पी कट गया, पी पी इसके बाहर जो ब्रैकेट है इसको तो रहने देते हैं अपन अभी, ठीक। तो पी से पी कट गया था, सॉल्व करते हैं, ठीक। और पी का पी माइनस 3p माइनस पी, तो 2p माइनस क्यू माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3p और ये हो जाएगा प्लस का क्यू, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करोगे, देखो आगे p माइनस 2p माइनस क्यू माइनस 3p माइनस क्यू, ओके। तो p का p माइनस 2p में 3p गया तो माइनस का p, अगर 2p में से 3p गया तो माइनस का p, और ये माइनस का 2q का p प्लस p एस क्यू, 2q ने प्लस का क्यू है, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 2p प्लस 2q, ठीक। पर स्टेप्स चेक कर लो अपनी, आई थिंक सही है, शायद इसमें 2p प्लस 2q रह गया, ये 2p प्लस 2q, डी इसका बिल्कुल कैलकुलेशन हमने सही की है, एक एक स्टेप हमने सॉल्व सही फॉलो किए, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, आंसर हो गया क्वेश्चन साथ में डी, यानी 2p प्लस 2q इसका राइट आंसर। देख लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, हमने केवल इस बार को सॉल्व किया, तो खोला तो q माइनस का और p प्लस का हो गया। इसके बाद हमने जब इसको खोला तो माइनस का q, जब इसको p कट गया तो माइनस का q बाहर आके प्लस का q हो गया, ये बाहर माइनस लगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ पर जब इस बार को खोला 3p माइनस p माइनस q को भी सेम रखा अपन लगे, तो 3p माइनस p यानी 2p माइनस q, तो यहाँ पे जब खोलेंगे तो माइनस का 3p और माइनस का q हो जाता है, तो माइनस का 2q हो जाएगा, इसको घटाया तो माइनस का p हो जाएगा और बाहर आके प्लस का p हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर क्या होगा, 2p प्लस 2q इसका करेक्ट जवाब है। तो देख लीजिए ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है एक किराना व्यापारी को क्रमशः 15 रुपए और 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली की दाल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि 18 रुपए प्रति मिश्रण किलो 18 रुपए प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो। एलिगेशन का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा, कैसा भी एग्जाम दीजिए आप, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए। बस एलिगेशन है, जिन दो को मिलाना है, ठीक है, 15 और 20 वाले को आपको मिलाना था, और बनाना कितने का है बेटा, 18 का बनाना है, तो जिनको मिलाना है उनको सेपरेट रखिए वैल्यूज़ को, और जो बनाएगा उसको बीच में रख दीजिए, बैठा दीजिए। तो 18 में से 15 गए तो 3, 20 में से 18 गए तो 2, इसका आंसर क्या होगा, 2:3। चलिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन करना। देखो मैं आपको बताऊं, मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, बस उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल है, अगर वो आप अच्छे से क्लियर कर लेना तो दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स की जो भी जंग है ना, आप आसानी से जीत सकते हैं। बस मैथ्स को जीतने के लिए, मैथ्स को हासिल करने के लिए मैथ्स को सीखना पड़ता है, मैथ्स को जीना पड़ता है, और मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शुरू में समय जरूर थोड़ा लगेगा फंडामेंटल क्लियर करने में, लेकिन जैसे जैसे फंडामेंटल क्लियर होते जाएंगे, चैप्टर की आपस में कनेक्टिविटी बनती जाएगी, वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए सरल होती चली जाएंगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हम हर क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत इजीली हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रथम 43
प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है, माध्य पूछ रहा है। तो प्रथम 43 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या अगर हम बात करें तो प्राकृत संख्या जो होती है वो समांतर श्रेणी की फॉर्म श्रेणी में होती है, समांतर श्रेणी की फॉर्म में। और समांतर श्रेणी में जो हमारा जो माध्य होता है, औसत होता है, ये माध्य जिसका मतलब क्या है, औसत भी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो औसत कैसे निकाल सकते हैं, अगर समांतर श्रेणी की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, सबसे आसान तरीका। अगर अगर समांतर श्रेणी है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 आप कर लीजिए, इसका मान बहुत ही निकल के आता है। चलिए, तो पहला नंबर 1, लास्ट नंबर 43 डिवाइडेड बाय आप 2 करेंगे तो यहाँ पर 44/2 यानी 22 इसका मान आएगा, और 22 ही इसका क्या होगा, और माध्य होगा। सबसे मिड वैल्यू जो होती है वही हमारी माध्य कहलाती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या कह रहा है, एक कलम को 15% लाभ पर 28.75 में बेचा गया, यानी इसका मतलब सेलिंग प्राइस है ये आप। ओके, अब यदि 25.75 में बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा, मुझसे ये पूछा है। तो आप चाहें तो पहले अपना कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए यहाँ से। जैसे 28.75 जो है वो यहाँ पर 15% लाभ यानी 115 के बराबर है, गुणा 100। आप इसका मान निकाल लीजिए। ठीक है, इसका मान निकाल के चेक कर लीजिए। एक तरीका तो ये, सेकंड तरीका ये है, उल्टा लिखो, 115 किसके बराबर है, 28.75 के, तो 25.75 के बराबर होगा। उसका मान निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जाएगी आराम से, 5 से काट लो, 23 बार घटा प्रथम बचा, 5 से 35, 25 काटा था ना, हाँ 550। अब इसको आगे काट लीजिए, तो 23, 23 दूनी 46, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, एक बचा, 11 बचा, सॉरी 23 5 115। ठीक है, हाँ बिल्कुल 23 5, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, 25 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। और अब बोल रहा है कि 25.75 में बेचा जाएगा, तो ये हमारा सीपी आया। सीपी कितना आया हमारे पास, सीपी आया 25 रुपये। और मुझसे ये कह रहा है कि अगर मैं इसको 25.75 में बेचता तो प्रॉफिट कितना होता, 0.75 का, इस पर 25 पर गुणा 100, बिल्कुल 3% इसका आंसर होगा। ये कैलकुलेशन था, थोड़ा सा करना पड़ेगा, आंसर आ गया। बाकी इसको आप ऐसे भी, जो सेकंड मेथड है वैसे निकाल सकते थे इसको, कि 115 जो है वो 28.75 के बराबर है, 25.75 का मान निकाल लीजिए। ठीक है, 25.75 का जब मान निकालेंगे आप, तो यहाँ पर इसका मान जो निकल के पॉइंट कट जाएगा, 25 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 75 है हमारे पास, तो 25 से कट है तो ये 103 के बराबर आएगा। 103 कब होता है, जब प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट हमारा होता है 3% होता है, तब 103 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 11, एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 93,051 है, 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो ये जो शहर की जनसंख्या वाले क्वेश्चन है, परसेंटेज पे तो होते ही होते हैं, ये सीआई की फॉर्म में होते हैं। और सीआई आप मेरे यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स पढ़े हैं सीआई के, जो अगर आपने पढ़ ली तो सीआई आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा, आपको रटने और याद करने की जरूरत नहीं है। तो 5% रेट है, ऐसी रेट है जो 100 को काटती है, कितनी बार काटती है, 20 बार। ये लॉजिक आपको उसमें मिलेगा कि 20 बार काटा, ऊपर एक बढ़ा के लिखते हैं हमेशा। 2 वर्ष है तो 2 वर्ष की बात करी, तो यहाँ पर हो गया स्क्वायर करते 441/400। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। और उसके बाद हम बात करें तो 93,051 जो है वो हमारे पास 441 के बराबर है, क्योंकि ये मूलधन और निश्चित धन होता है। तो यहाँ पे ये पूर्व की जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या गुणा 400, तो इसका मतलब मुझे इसका मान निकालना है। तो लास्ट में 2 जीरो सबके ऑप्शन में है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। और 4 का मल्टीपल भी देखें तो ये भी 4 का मल्टीपल है, 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 तो इसका मतलब सारे ऑप्शन मल्टीपल है। और एक थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये 41 441 21 का स्क्वायर है ना, से काटो इसको, 21 से काटो, 21 दूनी 42, 21 से 24 84। ठीक है, 9 बचा, 90, 21 चौक 84, 6 बचा, 21 के 63, 21 से कम 21। ठीक है, अब 21 से फिर काट लो, 21 दूनी 42, ठीक है, 2 बचा, 21 से कम 21, 21 से कम 21, तो 8 4 4 0 0, 84,400, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन बेस्ड पे क्वेश्चन था ये। देखो, अगर आपको लगे कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम है तो मैं आपको एक बात बताऊं, लेवल से मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्यूरेसी और स्पीड। आपकी मायने क्या, आपकी स्पीड क्या है, ये मायने रखती है। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको स्पीड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। काफ़ी सारे बच्चे
मतलब आता बहुत कुछ है, आने से कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एग्जाम का टाइम पीरियड होता है, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो 1 घंटे में आप क्वेश्चन सारे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे, सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। चाहे आप सीईटी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप रीट का एग्जाम दीजिए, आपको आना आता है, इससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उस एग्जाम के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर कितना गेम खेलते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उस पेपर के टाइम के अंदर अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप इजीली पास हो जाओगे। लेकिन अगर उस पेपर के टाइम के अंदर आपने क्वेश्चन पूरा नहीं किया ना, तो बेटा कोई फायदा नहीं, आपको कितना ही आता हो। स्पीड मैटर करती है, केवल ये कि क्वेश्चन का लेवल आसान है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव दे देगा, आसान दे देगा, लेकिन क्या करेगा, कैलकुलेटिव दिया तो आपका समय खराब कराएगा। तो आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छे से आपको आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, देखो क्या है। जब अंकित मूल्य 25%, जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ कमाया जाता है। ठीक है, ऐसे समझते हैं इस बात को। तो 25% का लाभ कमाया, जब अंकित मूल्य मान लीजिए अपने पास यहाँ पर क्या है बेटा, 100 रुपये, और छूट दी 25 की, तो हमने बेचा कितने में इसको, बेचा हमने 75। ठीक है, और इस पर लाभ कितना कमा रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो 75 है वो 125% के बराबर है। सीपी निकाल लेते हैं एक बार। 25 से काटा 4, 5, तो कॉस्ट कितना आया, 60 रुपये। अब वो क्या कह रहा है, अब वो मुझसे ये कहना चाह रहा है कि अगर मैंने इस पर 35% की छूट दी होती तो लाभ क्या होता, तो लाभ क्या होता। अगर मैं 35% की छूट देता तो मेरे को एक मूल्य तो वही 100 रुपये ही है। मैं कितने में बेचता, मैं 35% छूट देता 65 में बेचता। ठीक है, और मेरा सीपी कितना है, मेरा सीपी है 60 रुपये। तो यहाँ पर प्रॉफिट होता 5 का। 5 का प्रॉफिट किस पर होता है बेटा, 5 का प्रॉफिट होता 60 पर गुणा 100। 20 से काटा 5, 3, 25/3, लगभग 8 के आसपास आ रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 8 से 1/3 आता है, तो 8% के आसपास का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, तो व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। तो आय मान लेते हैं। आरंभ में सोहम की बात करें तो सोहम की इनकम जो है, के मल्टीपल में मान लो, तो एक्सपेंसिव और बाद सेविंग जो की बात कर रहा है, तो अगर सोहम की इनकम 600 है तो एक्सपेंस कितना होगा, 500। सेविंग कितनी होगी, 100 रुपये, क्योंकि रेशो 5:1 में है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। वेतन में अगर अपन बात करें, वेतन में 25% की वृद्धि हो गई, तो वेतन जो 600 है, 600 का 25% 1/4, 750 हो जाएगा। और क्या कह रहा है वो कह रहा है जबकि उसकी बचत में 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। बचत में 20% की वृद्धि, तो बचत हो गई 120 रुपये। इसका मतलब उसका जो खर्चा होगा वो होगा 630 रुपये। कैसे पता चला, मुझे पता चला क्योंकि 750 रुपये उसने इस बार कमाए हैं, और उसके बाद 120 रुपये उसने बचा लिए। खुद ही कह रहा है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन के स्टेप्स को फॉलो किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर एक्सपेंस कितना है, 630 रुपये है। और 630 क्या कह रहा है, सोहम का वर्तमान व्यय कितना है, तो 4347 रुपये है। तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था। अब वर्तमान का मतलब आज की बात कर रहा है, तो आज का व्यय जो है वो ये, तो इसका मतलब 4347 जो है वो 63 के बराबर है, 630 के बराबर है। अब बोल रहा है आरंभिक वेतन क्या था, आरंभिक वेतन कितना था, 600 रुपये। ये लो, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 63 का मतलब ये किससे कटना चाहिए, ये यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा वैसे काट लो इसको 3 से, ये 20 और ये 21, इधर 21 का भाग लगाओ, 21×42, एक बचा, पूरा नहीं जाएगा, 21×7=160, बिल्कुल। तो डबल करो, 414 यानी 4140 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन सी का राइट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का निकाल लिया, क्या 13वें क्वेश्चन में ऑप्शन सी। चलिए, कैलकुलेशन थी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी गहराई, ऊंचाई L + B + H, इसका सम कितना है, 23 आपको दे रहा है। इसका विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, रूट में L² + B² + H² रूट में होता है। ठीक है, जिसका मान है 5√7, ये √7 है। ठीक है, तो बोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, एक पृष्ठीय क्षेत्र का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, देखो अगर आपने नहीं पढ़ा तो A + B + C का होल स्क्वायर करेंगे, यानी L + B + H का होल स्क्वायर करेंगे, तो देखो क्या होगा, L + B + H का होल स्क्वायर अगर आपने किया, यू विल गेट L² + B² + H² प्लस ट्वाइस ऑफ LB LH और BH। यहाँ पे वैल्यूज आप रख देंगे। इसका मान है 23 का स्क्वायर, और जरा ये पूरी वैल्यू जो है ना, ये आपकी देखो ये लिखी हुई 5√7 का स्क्वायर करेंगे, तो 5√7 का स्क्वायर करके आप टी ऐसे निकाल सकते हैं।
तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार अधीनस्थ बोर्ड ने पिछले एग्जामों में LDC वगैरह में पूछा गया है, तो CET में पूरी उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन को बनने की। तो 23 का स्क्वायर होता है 529 और इसका स्क्वायर होगा 175। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 7 175। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आएगा 354 का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बहुत ईजिली आंसर निकाल लिया 14वें में। चलिए 15वां क्वेश्चन, आई थिंक थोड़ा आपको टेबल दिख नहीं रहा होगा। एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांक निम्न तालिका में दिए गए। तालिका है, माध्य प्राप्तांक की गणना कीजिए। माध्य का मतलब इन सभी के माध्य गणना करनी है, यानी आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से 10। तो हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान जैसे यहाँ पर आएगा 5, ठीक है, यहाँ पर आएगा 15। मिड वैल्यू निकालते हैं पहले। यहाँ पर आएगी अपने पास 25, क्योंकि मिड वैल्यू दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाइए। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, x हमारे पास है, f हमारे पास है, तो आप xf या fx जो भी आप बोलते हैं, 5 दूनी 10, 11 इंटू 15 हमारे पास जो हो गया वो हो गया 165। ठीक है, 25 इंटू 28 करना, 25 इंटू 25 625, तो ये हो गया 700 से 75, 125 700। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 25 सॉरी 35 गुणा 6 210, 45 दिया 135। टोटल सम कितना है इन सबका, जोड़ लीजिए। 5 दूनी 10, 1 2 8 9 और 3 12 का 2, हासिल 1 1 और 2 2 2 4 5 और 7 12, तो 1220 हमारे पास टोटल है। तो माध्य पूछ रहा है x बार, तो 1220 जो है वो टोटल डेटा कितना है, देखो 28 और 2 30, 30 और ये हो गया 20, 50 हो गया हमारे पास। तो 50 का भाग लगा दीजिए। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, तो 24 पॉइंट कुछ है क्या, 24 पॉइंट एक ही ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन बी। कभी कभी जब आप आंसर निकाल रहे हैं तो आप एक ही ऑप्शन पर रुक के कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं साथ में समझा भी रहा हूँ, जब कोशिश करूँगा निकालने की, तो आप डायरेक्टली इसको हम कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये हमारा फॉर्मूला इस पर बेस्ड है सीधा सीधा। अगर आपने क्लिक कर लिया तो एक बार में हो जाएगा। 2x प्लस 3y प्लस 4z आपको लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 12yz माइनस 8xz। यानी अगर आप देखोगे तो इसको a b c पढ़ो, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, किसका होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपने अगर ये पढ़ा हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। और हमारे पास एक और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो ये वाला हमको कॉन्सेप्ट दे रखा था। अब ए का मतलब यहाँ पर है 2x, क्लियर है। तो अपने पास जो होगा ए क्यूब, यानी 2 का क्यूब 8x क्यूब सब में है। उसके बाद बी क्यूब, बी का मतलब होगा 3y, 3y का क्यूब सब में है 27y। तो ये माइनस वाला तो कैंसिल आउट हो गया, ये काम का नहीं। ओके, उसके बाद ये तीनों है। उसके बाद सी का मतलब है 4z, 4z का क्यूब होगा 64z क्यूब। तीनों में ये इसमें नेगेटिव आ गया, इसको हटाओ। और इसमें 3xy 3abc होता है ना, तो देखो ये माइनस वाला होना चाहिए, ऑप्शन डी ही आंसर होगा। ऑप्शन सी क्यों नहीं, ये प्लस है और यहाँ माइनस है, ऑप्शन डी ही इसका डायरेक्ट आंसर है। कभी कभी हम इसको सॉल्व करने की बैठ जाते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। गुणनखंड के क्वेश्चन में के रूप में आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, एक चारपाई का अंकित मूल्य आपको देखा है 15,000 रुपये, लेकिन इसे 13,500 में बेचा गया, इस पर कितने परसेंट की छूट दी गई। बच्चा क्वेश्चन है, बीच बीच में एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, हम जल्दबाजी में रहते हैं, गलत ना करें, बस ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1500 पे 13,500 यानी 1500 की छूट दे दी आपने, और 1500 की छूट आपको किस पर दी गई है, 15,000 पर। ये तो कोई भी बच्चा इसका आंसर निकाल सकता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 10% इसका बिल्कुल आंसर होगा। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, आने वाले कुछ क्लासेस में। मैं आप मेरे से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ये क्लासें, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने अगर इन क्वेश्चंस को किया तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, आपको कई आइडिया मिल जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे ईजी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 2 वर्ष पहले एक गाँव की जनसंख्या 1000 थी, पहले वर्ष में जनसंख्या 10% बढ़ी और फिर दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। 10% वृद्धि और 10% कमी का मतलब माइनस का 1% कमी होती है। तो 10,000 पे 1% की कमी करो तो 10 की कमी हो जाएगी। यहाँ पर 1%, 10,000 का 1% कितना होता है, सॉरी 10,000 का 1,000 का 1% 1% 10 होता है, 10 कम कर दो बिल्कुल। तो यहाँ पर तो 990, ऑप्शन डी इसका सीधा आंसर है।
आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, 1000 का पहले में 10% वृद्धि 110, फिर 10% कमी, फिर 90। ऐसे आप छोटी छोटी कैलकुलेशन करके भी आप अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं क्लास में बताता हूँ, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ठीक है, मैंने क्लासेस में बताई है आप लोगों को, आपको परिष्कार वर्ल्ड पे भी बताई है, इसके अलावा मैंने आपको परिष्कार कोचिंग में भी बताई, अगर आपने वहाँ पढ़ा हो मुझसे। ये मध्यानुपाती आपसे काफ़ी हद तक पूछा जा रहा है। तो 3 पद जिसमें मध्यानुपाती क्या होता है, एबीसी में बी हमेशा मध्यानुपाती होता है। यहाँ बी का मतलब होता है, तो बी बराबर होता है रूट में एसी। ठीक है, मध्यानुपाती का मतलब है बी, और बी का मतलब क्या है यहाँ पर रूट में एसी। यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान है बच्चों 144, और सी का मान है यहाँ पर कितना, 225। दोनों को गुणा करके रूट निकालना है, तो ये हो गया 12 और ये 15, 12 इंटू 15 होता है 180। ऑप्शन सी इसका जैसा आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्या कह रहा है कि m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो m से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। क्रमागत 5 प्राकृत संख्याएं, उनका माध्य पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, लगातार संख्याएं हैं, अंतर तो हमेशा एक का होगा। तो पहली संख्या m, दूसरी m, तीसरी m+2, m+3, +4 और m+5। नहीं, m+4 तक नहीं, क्योंकि 5 ही बोली ना, तो 5 हो गई हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास तो हमारे पास केवल केवल m+4 तक होगा। सबसे बीच वाली वैल्यू हमारा माध्य होगी। इसका तरीका एक और भी था, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, यानी m+2 आंसर होगा। काफ़ी लोग इसका आंसर ये कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं, 2m कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एक फ्रिज को 18,200 रुपये में बेचने पर अनु को 15% की हानि होती है, फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी क्लियर कह रहा है कि 15% की हानि हो रही है यहाँ पर। तो 15% की हानि का मतलब कितना होता है दोस्तों, 85% होता है। तो यहाँ पर 18,200 जो हमारे पास है, वो हमारे 85% के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं हम लोग। तो फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात करें, सीधा सीधा 100 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो मल्टीप्लाई बाय आपको 100 करना है आपको, और कुछ नहीं। चलिए इसको काट लेते हैं, ये काटा इसको, 5 से काटा, ये 20 बार और ये 17 बार। 17 से इसको अगर भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि पूर्णांक पर विचार करने की बोल रहा है। तो 17 एकम 17, यहाँ पर एक बचेगा, तो 12 में नीचे आएगा, तो इसलिए 0 लगाया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें 120, 17 7 119। ठीक है, एक बचेगा, तो यहाँ पर 10 होगा, तो फिर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास अब 17×5 = 85, लगभग आपकी हम बात करें तो ये आ गया लगभग, और गुणा 20 अगर आप करेंगे तो पॉइंट के बाद अगर आप वैल्यू देखोगे तो लगभग ये 14 और 21, तो बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन बी के नज़दीक आ रहा है। तो कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 21, यानी इसका जो आंसर होगा 21वें क्वेश्चन का वो आएगा 21,411 रुपये के लगभग इसका आंसर आएगा। बिल्कुल पूर्णांक की बात कर रहा था, इसलिए हमने लगभग मान इसका कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में आगे भी जाएगा, भाग तो पूरा जा नहीं रहा है इस वजह से। ओके, चलिए 22वें क्वेश्चन की बात करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि 732 x y एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाज्य है। अब देखो विभाज्य पर कॉन्सेप्ट आ गया, x + y बटा 2 का न्यूनतम मान ज्ञात। 70 से डिवाइड के लिए 7 और 10 का मल्टीपल भी है। 10 का मल्टीपल होने के लिए y का मान तो डेफिनेटली हमेशा क्या होगा, y का मान हमेशा 0। 10 से डिवाइड तभी होगा ना। ठीक है, अब मुझे 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 32 मिल जाएगा, 7 चौक 28, 4 बचा, और x का मान यहाँ पर 2 हो सकता है। तो देखो x का मान यहाँ पर 2 भी हो सकता है, और x का मान यहाँ पर 9 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों रखने पर मान जाएगा। लेकिन मुझसे पूछ क्या रहा है, न्यूनतम मान पूछ रहा है, x + y/2। अगर मैंने x का मान 2, y का मान 0 रखा, अधिकतम मान न्यूनतम मान 2 आया, अधिकतम मान 9 आएगा। 9 में अगर 2 का भाग लगाऊं तो 4.5 आएगा, 4.5 अपने पास है नहीं, और 2 है, 2/2 यानी 1 होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि x + y/2 करना था मुझे, तो मैंने कर लिया। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य आपको दे रखा है 18,000 रुपये, इसे 25% और 4% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा गया। नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। तो नगद भुगतान करने पर मोबाइल का कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। एक एक कैलकुलेशन आप अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे सीधा सीधा अगर आप चाहें वैसे कर लीजिए, 18,000, पहली छूट कितनी दी है आपने, पहली छूट 25% यानी 75%, यानी 3/4 सीधा लिख दूँ मैं। उसके बाद 4% की छूट से बेचा, तो इसका मतलब 96%। 96 का मतलब होता है 24/25। 5% की छूट और दी है, अतिरिक्त छूट दी है, ये भी मिलेगी। इसका मतलब 5 का मतलब 95/100, इसका मतलब 19/20 हमारे पास हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 25 चौक 100, 100 से 100 कट गए, 2 0 कट गई है,
20 से काटा, 20 से कट गया 9 बार। चलिए इसका मल्टीपल निकालना है हमें, जो भी होगा आंसर। लास्ट में का एक 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। 9 3 27, 7 7 चौक 28, 8 8 9 72, यानी इन दोनों में से ऑप्शन एक है। 12,132 या 12,312 पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 19 का मल्टीपल देख लेते हैं। 19 का मल्टीपल कौन सा है दोनों में से? 19 5 55, 19 से 114 है। अगर इसको भी लेता हूँ 19 से 114, तो 114 का मतलब 7 बचेगा, 73। 19 57, 57 73 का मतलब हो गया 14, तो 42 नहीं जा रहा। 19 का लगाया, 19 क्या 19 से 114, तो 9 बचा, 91। 19 चौक 76, 91 यानी 15, 152 बिल्कुल भाग जा रहा है, यानी ऑप्शन डी। तो जो मल्टीपल आया सीधा, मतलब हम कैलकुलेशन को ऐसे आसान कर सकते हैं, काफ़ी हद तक हम कैलकुलेशन इजी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिएगा, फिर मैं एक कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? एक मंदिर के शंक्वाकार शीर्ष भाग की तिर्यक ऊंचाई आपको, यानी एल का मान, तिरछी ऊंचाई, यानी आपको शंकु बना रखा है एक तरह से, आपकी तिरछी ऊंचाई जो आपको दे रखी है वो 10 दे रखी है। और क्या कह रहा है, उसके आधार की त्रिज्या 11 है, यानी ये 11 आपको दे रखी है। और क्या कह रहा है, इसके इस, यानी इस वाले भाग को, जिस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ये जो होता है हमारा पाई आर एल। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल इसका एरिया हो गया। तो पाई आर यानी 22/7, आर का मान हमारे पास और क्या है 11, ठीक है, और एल का मान 10 है हमारे पास। क्या कह रहा है, इसके वक्र पृष्ठीय भाग पर क्षेत्रफल पेंट करने की कुल लागत क्या होगी? तो पेंट का खर्चा है 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको जब खर्चा निकालना है, तो सीधा सीधा अगर आप देखिए तो 22/7 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 7, तो भी 7 रुपये आपका खर्चा आपको दे रखा है। तो 7 से 8 कट जाएगा यहाँ पर। और देखो नंबर 10 का मल्टीपल है, बिल्कुल सारे ऑप्शन 10 के मल्टीपल है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि 10 का मल्टीपल तो चेक कर लिया मैंने। अब मुझे 11 का 11 121 का मल्टीपल कौन सा है? ऑप्शन सी बिल्कुल इसका मल्टीपल है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो देखो कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका सीखो। देखो मैं वैसे बीच में बातें करके वीडियोस की लेंथ को बढ़ा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो हम कर रहे हैं, तो उसी से हम क्वेश्चन सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? दिवाली ऑफर के अंतर्गत एक जौहरी 15% की छूट देता है, ठीक है, छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 6.25% का लाभ होता है। रानी ने सोने की एक चेन खरीदी जिसे जिसका मूल्य इस जोहरी के द्वारा 5,000 रुपये अंकित किया गया था। तो जोहरी के लिए चेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जोहरी ने क्या, जोहरी के पास अंकित मूल्य कितना है? 5,000। तो 5,000 की छूट कितनी थी उसने? 15% की। तो इसका मतलब 5,000 वाली चीज़ को उसने 15%, यानी मतलब 85% में बेच दिया, इसमें बेच दिया उसने। और ये जो प्राइस है ना, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, किसके बराबर है? 6.25% लाभ के बराबर है। 6.25% लाभ का मतलब, वैसे तो अगर मैं कहूँ 6.25 का जो मतलब होता है वो होता है 1/16, यानी इसका मतलब है यहाँ पर ये 17 के बराबर है, 16 रुपये यानी क्रय मूल्य आपको, बस सीधा सा गणित है। ये कट गया इसको, बिल्कुल ये कट गया इससे 5 बार। तो 5 55 25, 25 गुणा जो कि 250 गुणा 16, ठीक है। तो 25 गुणा 16 कर लीजिए, 25 गुणा 16 कर लिए, 25 गुणा 10 250, 25 गुणा 6 150, 150 250 400, यानी 4,000 रुपये इसका आंसर आएगा। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस तरह से इसको इजी कर सकते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? सदस्य के एक परिवार का माध्य वजन 45 है। जब भी माध्य औसत बोला जाए हमेशा टोटल पे चले जाया करो। कह रहा है दादा और दादी परिवार से मिलने आते हैं। अब परिवार के 6 सदस्यों का माध्य कितना हुआ? 48, माध्य वजन निकालना है। तो 4 लोग थे, जिसमें हम कोई भी हो सकते हैं, ABCD। चारों का योग कितना है अपने पास? 45 गुणा 4 यानी 180 किलो, क्योंकि एवरेज दे रखा है। और 6 सदस्य जब हुए हमारे पास, तो ABCDEF हमारे दादा दादी हैं। औसत वजन कितना हुआ? 48, तो 48 गुणा 6 करोगे तो 6 48, ओके, 6 48 हासिल 4, 2 4 28, ये हो गया। अब इसका मतलब दादा दादी की बात करनी, तो E और F का मान निकालना है, तो सीधा घटा दीजिए आप इसको। मैं तो बेसिक से कर रहा हूँ। 108 और 2 का है, तो अब एवरेज निकालने के लिए 2 का भाग लगा दीजिए, 54। तो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये सीधा सा क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ब्रैकेट्स लगा रखें। चलिए देखते हैं। 2 से 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, और डिवाइड है तो उल्टा हो जाता है, 4/3 हो जाता है। प्लस 5 या 15, 2 17, 17/3 गुणा 13/17, या प्लस 9 और 1 10, 10/3,
इजी है वैसे ये। 6/5 डिवाइड करना है 17.98 डिवाइडेड बाई 6.9 प्लस 1 हो रहा है। चलिए इसका मान निकालना है। तो पॉइंट हटाया तो ऊपर 2, नीचे हटाया तो 2 जीरो। ठीक है, 0 से 0 कट गई, क्या आएगा हमारे पास। तो 10 का भाग फिर पॉइंटों में जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। कैलकुलेशन पॉइंटों में है वैसे भी, समान पॉइंटों में जोड़ना है मुझे। का पॉइंट आया तो ऊपर वही 2 जीरो, सॉरी 1 जीरो। का पॉइंट आया तो नीचे 2 जीरो। फिर सीधा कैलकुलेशन करनी है मुझे इसकी। बाकी कट रहा है, कट गया 3, 3 से ज़्यादा होगा, 17 कट गया 13/3। फिर 15 तो 17 माइनस 3 दूनी 6, तो कैलकुलेशन करते हैं इसको, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्वांटम निकाल लेते हैं। या 1 या तो 10/, आ गया हमारे पास 3 से ही 3.3 तो कुछ हो गया। अब ये 3 हो गया हमारे पास सॉल्व। इनको दोनों को सॉल्व करना है हमें। सामान हमारे पास था, का भाग लगाया तो 5 का भाग लगाया तो 25, 1 जीरो 2.5 हमारे पास। 3.3 अब इसका बचा है, ये सॉल्व करना है। तो काट लेते हैं, काटा, ये तो कट ही जाएगी हमारी। 2 से काटा 31, 2 से काटा 8 8, एक बार काटा, 2 नाम 2 नाम हो गया। 31 का भाग लगा 31 यानी 62, 62 का मतलब हो गया हमारे पास 27, 9 बार 29, तो हो गया ये हमारे पास आ गया 2.9। ठीक, ये 2.9 आ गया, 2.9 एक जीरो बची हुई, बिल्कुल 2.9 सही है। 2.5 ये हो गया 3.3 माइनस 2.9 प्लस 2.5, तो 3 पॉइंट, ये 0.4 लगभग, तो 0.4 और 0.3 यानी लगभग इसका मान ऑप्शन ए। कैलकुलेशन में ये आया ऑप्शन ए, यानी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, ये आपको देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है इसके अंदर। क्या यदि 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 मेजें बना सकते हैं। ये हमारा समय काम, या अगर कहें तो मिश्रानुपात के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए सीधा MDH वाला फॉर्मूला, 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बना सकते हैं। बोल रहा है 25 व्यक्ति 25 पेज बनाने में कितना समय लेंगे। यहाँ पर दिन मान लिए x और पेज कितनी, या 5 से 5, x बराबर 5 आंसर है। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार मैं करवाता हूँ, बंदर वाला क्वेश्चन, कि 4 बंदर 4 केले 4 दिन में खाते हैं, तो 12 बंदर 12 केले दिन में खाएंगे, 4 दिन वाला आंसर होता है। वो क्वेश्चन पिछली बार पटवार के पेपर में पूछा गया। वैसे ये क्वेश्चन पेपर सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल ऐसा नहीं कि रीट या फिर SSC, या फिर अगर हम बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चन है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपको आने चाहिए। क्वेश्चन 32 क्या है, एक कक्षा के 18 लड़कों का माध्य वजन क्या है, 45 से 18 लड़के और 8 लड़कों का माध्य वजन इतना है, तो कक्षा के सभी लड़कों का माध्य वजन ज्ञात कीजिए। कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। फिर कैलकुलेशन करनी है, 18 को 45 से गुणा करो, 18 5 90, कैरी 9, 18 चौक 72 और 9 81, ये 810 तो इसका हो गया। बाकी 8 लड़के जो हैं इनको 8 से गुणा करो, तो 8 पंजे 40, कैरी 4 56 और 4 60, ठीक है। हासिल 6, 8 64 और 6 70, हासिल 7, ओके। तो 8 चौक 32, 32 और 7 39, 3, ये हो गया। टोटल हमारे पास जुड़ के हो गया 2, 10 का 0, 1200 हमारे पास हो गया। और 1200 इसका है टोटल,
18 और 8 26 का, यानी कैलकुलेशन डाल दी गई है, कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है इसको। ठीक है, 2 से काटा तो 600/13 हमारे पास हो गया, 13 चौक 52। ठीक है, 8 बचा 80, 13 छः 78, 46 पॉइंट कुछ है क्या? मेरा एक ही ऑप्शन है 46 पॉइंट, ऑप्शन डी का आंसर है 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? एक अर्धगोले का व्यास 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चलिए, तो अर्धगोले का व्यास कितना है? 10, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 5। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी क्या होता है? 3πr²। अर्धगोला ऐसा होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ ये तो 2πr², ये πr², तो 3πr², तो 3 गुणा 0.14 गुणा, और आर क्या है? 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पॉइंटों में मान आएगा। 5/7 करने का कोई फायदा नहीं था। 3.14 गुणा 75, चौक 300, यानी 30, 30, 105, यानी 10, 225 और 10 235, 235.5 यानी आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 और 31 की बात करें। किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक यानी हर 10 साल में 1% की दर से घट रही है। उस देश की 2030 में जनसंख्या कितनी है? 19,40,598 दी गई है। तो 2000 में जनसंख्या कितनी थी? यानी शुरू में ज़्यादा थी, तो शुरू में एक्स होगी, तो प्रत्येक 10 साल में 10%, प्रत्येक 10 साल में 1% घट रही है, तो 99% रह गई। और ऐसा कितनी बार हो रहा है? 3 बार, क्योंकि हर 10 साल में, क्योंकि 30 साल का अंतर आ गया ना, 2000 से 2030 तक का, 2010, 2020, 2030, 3 बार हो गया, तो 3 बार ये लो, बराबर 19,40,598। ठीक है, इसको सीधा सा क्यूब करना है, तो 19,40,98 डिवाइड बाय 99 गुणा 99, 100 गुणा 100 गुणा 100। अगर ये पूरा पूरा कट गया, उसका मतलब नंबर इसके मल्टीपल के हिसाब से 2 में आना चाहिए। तो चेक कर लो ऑप्शन 2 की फॉर्म में है क्या। अगर इस तीनों का 99 का जो क्यूब होता है, अगर उसका मान इसके इसके आधे के बराबर है तो बिल्कुल ये सही है। वैसे ही पूरा पूरा बिल्कुल इसका क्यूब इसके आधे के बराबर है, तो 2 बार कटेगा, इसका मतलब इसकी संख्या हो गई 20 लाख 6 1 2 3 6। ठीक है, तो ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने आसान कर लिया। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 32। एक घनाभ की लंबाई कितनी है? 20, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 4 मीटर है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी घनाभ का विकर्ण की बात कर रहा है आपसे। विकर्ण का फॉर्मूला सीधा होता है रूट में L² प्लस B² प्लस स्क्वायर, पूरे पर रूट लगा हुआ है भाई, तो 20 का स्क्वायर 400, या L का मान है 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो जोड़ लीजिए, तो 4 का आसपास कौन सा होता है भाई, इसका मल्टीपल कर लेते हैं। 441 होता है ना, सॉरी, किसका होता है? किस, यानी ऑप्शन सी का राइट आंसर है। क्वेश्चन 32 पे बात करते हैं। इसका भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। भिन्न वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। 4 1 5/5/4 डिवाइड का मतलब गुणा, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 यानी 5 ऊपर आएगा, 13 नीचे आ जाएगा, आ गया ना, इसलिए ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं इसको। 52 हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 7 एकम 7, तो 13 एकम 13 और 7 20, 20/13 पलट जाएगा, 13 ऊपर और 20 नीचे, हो गया 4, 25/2, 25/80, 5 से काटा 5/16। क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी, उसकी मासिक व्यय 10,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 12%, उसके व्यय में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो मासिक बचत में वृद्धि की गणना कीजिए। तो इनकम अगर 12,000 है, आपका व्यय 10,000 है, तो आपका जो सेविंग है वो 2,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? आय में 12% की वृद्धि होगी। अब 12% को तो अगर देखें, तो उसका 12% कितना होता है? 12 का 12 144 होता है। ठीक है, 144 को बढ़ाएंगे तो 1440 रुपये बढ़ गया, 13,440 रुपये हमारी आय हो गई है। इसके व्यय में 5% की वृद्धि हो गई है, तो 10,000 का 5% 500 होता है, 10,500 हमारे पास ये हो गया। अगर मैं इसको घटाऊंगा, तो 3,000 में से 60 कम कर दो, तो 2,940
कैलकुलेशन करने के बाद ये बचेगा 40, ठीक है। 940 की वृद्धि हुई है इस पर 2000 पर, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है। 47% साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस तरह से इसको सॉल्व किया हम लोगों ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, यानी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। धन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, ए का क्यूब हमारे पास जो है वो 64 है, ए का मान हमारे पास 4 का संपूर्ण पृष्ठीय होता है, तो टी एस ए होता है, आपको भी पता है 6a स्क्वायर होता है। 6a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 से 96, यानी इसका आंसर ऑप्शन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये जो 35 क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। ऐसा नहीं है, ये केवल आपके हिसाब से, मतलब कहने का मतलब है कि स्टूडेंट किस तरह से सॉल्व कर सकता है, उस अप्रोच के साथ मैंने सॉल्व किया। तो इस तरह से नहीं ले सकते हम लोग कि सर इतना समय ले रहे हैं या हमें इतना समय लगेगा। आप करेंगे तो इतना समय लगेगा। मैं अप्रोच बता रहा हूँ साथ में, कहाँ कहाँ आप अप्रोच को ईजी कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप कैलकुलेशन में समय बचा सकते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं इस वीडियो में आया था। ऐसे ही कुछ वीडियोस आने वाले लेक्चर्स में भी मैं लेकर आऊँगा। आप सभी मुझसे जुड़े रहिएगा। डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर करें, उनको भी बताएं। मैथ्स को रटना नहीं होता, मैथ्स को समझना और सीखना होता है। अगर एक बार समझ में आ गई, सीखने में आ गई, तो उसके बाद हमारा चाहे क्वेश्चन किसी भी लेवल का आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, हम बहुत इजीली उन क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत आसानी से उनको कर सकते हैं। हमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बहुत आसान है, हमें केवल सीखने की ज़रूरत है। थोड़ा समय देना पड़ेगा। जैसे जैसे साइकिल चलाने में शुरू में समय देना पड़ता है, गिरते हैं, डर लगता है, लेकिन उसके बाद जब हम वापस उठ के चलते हैं, थोड़े समय बाद साइकिल चलाना सीख जाते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि मैथ्स भी वैसा ही है। जब हम सीख जाते हैं तो हम कैसे भी दौड़ते हैं, इसके अंदर अच्छे से दौड़ते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मैथ्स को रटने की जगह समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, वहाँ चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और कहाँ कहाँ कैलकुलेशन में आप समय बचा सकते हैं, उसमें आप अगर समय बचाएंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आया होगा, मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।